आप सभी का रेलवे गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 27/11/2025 थर्ड शिफ्ट साइंस का 25 MCQ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से हमें यह पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एक बंध होते हैं। जैसे कि ब्रोमोप्रोपेन एक एल्केन से बना है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है। बाकी विकल्पों में जो दिया हुआ है जैसे प्रोपेन है वह डबल बॉन्ड है और जो प्रोपाइन है वह ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हमें इन चारों में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को छांटना था। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन ए है वो ब्रोमोप्रोपेन वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हम लोग इसमें इन जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हम लोग रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को छांटना है। तो देखिए, जो रिजु श्रृंखला का मतलब है कि सभी कार्बन परमाणु एक सीधा कतार में होते हैं। इनमें से कोई साइड ब्रांच नहीं होता है। जैसे कि ब्यूटेन में चारों कार्बन सीधे जुड़े होते हैं जबकि 2 मिथिल प्रोपेन आइसोब्यूटेन और 3 मिथिल पेंटेन सांखित हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय होती है। मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है। पहला बोला है कि जल होता है, सिरका होता है, या नींबू का रस होता है, या दूध होता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि किसी पदार्थ की अम्लता उसके pH मान पर निर्भर करता है। pH मान जितना कम होगा अम्लीय उतना ही अधिक होगी। नींबू का रस का pH मान लगभग 2 से लेके 2.5 के बीच होता है जबकि सिरके का pH मान लगभग 3 होता है। इसलिए नींबू का रस इन विकल्पों में सबसे अधिक अम्लीय है। तो इसमें से हमें क्या छांटना था, सबसे अधिक अम्लीयता। तो सबसे अधिक अम्लीयता किसका होगा, नींबू का रस का होगा। समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे तेजी से विसरण को दर्शाता है। मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से हमें सबसे तेजी से कौन विसरण करता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि विसरण का अर्थ क्या होता है। विसरण कणों को आपस में स्वतः मिलाता है। जैसे कि कणों के बीच गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और उसके बीच का आकर्षण बल सबसे कम होता है जिससे वे बहुत तेज़ी से गति करते हैं। यही कारण है कि गैसों का गैस में विसरण सबसे तीव्र गति से होता है। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, गैसों में गैसों का विसरण यह सबसे अधिक तेज़ी से विसरित होंगे। ठोस में ठोस सबसे कम, द्रव में ठोस उससे ज़्यादा और गैस में द्रव उससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन इसमें सबसे अधिक तेजी विसरण वाला पूछा है तो गैसों में गैस सबसे अधिक तेज़ी से विसरित होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध को दर्शाता है। जो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुना समय होता है। क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू W/T होता है ना। तो इसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में देखना है कि ऊर्जा का सही संबंध किस में है। तो ऊर्जा का जो सही संबंध है P पावर हो गया, W कार्य होगा, T होता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ से क्या निकालना है, W निकालते हैं। अगर W निकालते हैं तो W इक्वल टू P गुने T होता है।
P गुने T होगा था। इस प्रकार से ऊर्जा में हमें देखना है तो ऊर्जा पहला ऑप्शन बोला है कि ऊर्जा बराबर समय गुने समय माइनस शक्ति, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय, दूसरा जो ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यह घटना न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, जब बंदूक गोली पर आगे की तरफ बल लगाती है तो गोली भी बंदूक पर पीछे की तरफ उतना ही बल लगाती है, जिससे बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा कि जो बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर क्यों बढ़ती है, क्योंकि बंदूक की प्रतिक्षेपण प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है? ओके, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्तेमाल और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है? मतलब जो क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है? समझे? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला बोलता है कि विद्युत लेपन नहीं, कैथोडिक नहीं, निषेचन नहीं, और चौथा बोलता है गैल्वेनाइजेशन। हाँ देखिए, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इसका जो आंसर होगा वो गैल्वेनाइजेशन होगा। तो देखिए जो लोहे और इस्पात को हवा और नमी से बचाकर जंग लगाने से रोकने के लिए उस पर पिघले हुए जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक लोहे की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण खुद संक्षारित हो जाता है, लेकिन लोहे को संचालित नहीं होने देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कहता है कि सामान्य किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? कौन सा जो पोषी स्तर है जिसमें जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यही एक मेन प्रश्न भी होता है। ये इस प्रकार से अभी एक प्रश्न बनता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा क्या होगा? सीधा होता है। लिंडमैन के 10% ऊर्जा नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। चूँकि शीर्ष या तृतीय उपभोक्ता सबसे ऊपरी स्तर पर होते हैं, उनके लिए उपलब्ध ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए उनकी संख्या भी सबसे कम होती है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि तृतीय उपभोक्ता होंगे उनकी संख्या सबसे कम होंगी, और सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? उत्पादक की होगी। यानी जो प्रथम उपभोक्ता होंगे उसके सभी उत्पादक की संख्या सबसे अधिक होगी, और सबसे कम जो होगी वो तृतीय उपभोक्ता की संख्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचालित हो जाता है? जो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो कौन सा ऐसा विधि है जो मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचालित हो जाता है? तो इस प्रकार से जो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ कि पहला दिया हुआ मधुमेह, दूसरा कैंसर, तीसरा दिया प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, और चौथा दिया हुआ है एड्स। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक एड्स जो होता है वह संक्रामक रोग होते हैं जो HIV वायरस के कारण होता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान या संक्रमित सुई के उपयोग से होता है। मधुमेह, कैंसर और कुपोषण गैर संचालित रोग होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10वां क्वेश्चन बोलता है कि 5 कूलम, क्या बोल रहा है कि 5 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है W/Q, यानी किया गया कार्य बटा आवेश।
तो भी हम यहाँ तो हम लोग देख जो हम लोग निकालना क्या है, W निकालना है। तो W बराबर हो जाएगा क्या, V गुने Q। तो V का मान दिया हुआ है, V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान 15 वोल्ट दिया हुआ है और Q का मान 5 दिया हुआ है। तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर होगा वह बी नंबर होगा, 75 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण यानी पत्ती के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादित करता है, मतलब पुनरुत्पादित होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें से जो है पहला दिया है आम दिया हुआ है, दूसरा दिया है ब्रायोफिलम दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ स्पाइरोगैरा दिया हुआ है और चौथा दिया हुआ हाइड्रा। तो अलैंगिक रूप से जो पुनर्रूपांतरित होती है वह ब्रायोफाइलम होता है। क्या होता है, वह ब्रायोफाइलम होता है। तो देखिए ब्रायोफाइलम होता क्या है, तो ब्रायोफाइलम की जो पत्तियाँ, जो ब्रायोफाइलम के जो पौधे की जो पत्तियाँ होती है, किनारों में छोटी छोटी कलिकाएँ या मुकुलन विकसित करती है। जब ये पत्तियां पेड़ से टूटकर नम मिट्टी पर गिरती है तो प्रत्येक कलियां से एक नया स्वतंत्र पौधा उग जाता है। इसे वनस्पति प्रबंधक कहते हैं। अब इस विधि को हम लोग ब्रायोफाइलम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि लेंस द्वारा, किसके द्वारा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है। जो हम लोग को पूछ रहा है कि आवर्धन और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच जो सूत्र होता है वह किससे बनता है। तो सबसे हम लोग पहले जानते हैं कि जो आवर्धन बराबर जो होता है, हम लोग देखिए जानते हैं कि आवर्धन को हम लोग एम से लिखते हैं। आवर्धन बराबर होता है -V/U होता है, क्योंकि दर्पण सूत्र पूछा है ना, नहीं लेंस सूत्र पूछा है, तो लेंस सूत्र में ये प्लस हो जाएगा। अगर दर्पण सूत्र पूछता तो वह माइनस होगा। तो यहाँ हम लोग को पूछा है लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र में ये हो जाता है। तो यानी हम लोग देखिए ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि M बराबर V/U। तो M बराबर V/U ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यही अगर दर्पण बोलता तो दर्पण का फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर -V/U। ये किसका हो जाएगा, ये दर्पण का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दर्पण का हो जाएगा। और ये जो है वो किसका है, यह लेंस का है। किसका है, लेंस का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो देखिए हम लोग यह जानते हैं कि जो द्रव होते हैं, द्रव के जो कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है ना, आकर्षण बल ठोस से कम होता है जिससे वे बह सकते हैं, इसलिए द्रवों में बहने के गुण होते हैं। जब आप 1 लीटर पानी को किसी जग में या किसी थाली में डालते हैं तो वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन पानी की कुल मात्रा 1 लीटर ही रहती है, आयतन निश्चित होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेती है लेकिन उसका आयतन वही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। जो गैसों के जो अभिलाक्षणिक गुण होता है वह क्या है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ कि संपीड़न लेकिन द्रव नहीं, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ निश्चित आकार और आयतन, तीसरा ऑप्शन दिया कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं, चौथा दिया हुआ कोई निश्चित आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं गैसों के क्या गुण होते हैं। तो देखिए गैसों के जो कणों के बीच जो अंतःआण्विक जो बल होता है वह नगण्य होते हैं। वे हर संभव दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए गैस को जिस भी छोटे या बड़े बर्तन में रखा जाए वह उसी का पूरा आकार और आयतन घेर लेती है। इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सी बोल रहा है कि कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होती है, तो गैसों का कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा कोशिकांग में एटीपी जनरेट
होने का रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो एटीपी का जो निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी आंतरिक झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। यह वलय रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ा देता है, जिससे भारी मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा होती है। समझे? इसी प्रकार से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ये पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, और इसी में हमारा एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, क्यों होती है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का जो भार होता है वह क्या होता है कि W = mg होता है। क्या होता है? W = mg होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से कम होने के कारण यह गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की केवल 1/6 गुना है। इसलिए और ये हमें जानना जरूरी है कि द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। द्रव्यमान या पृथ्वी पर रहे, चंद्रमा पर रहे, सूर्य पर रहे, मंगल ग्रह पर रहे, द्रव्यमान का मान हमेशा एक निश्चित होता है, लेकिन जी घटने से भार कम हो जाता है। मतलब जी का मान अगर घटेगा तो भार कम होगा, क्योंकि देखिए, अगर जी का मान हम लोग अगर घटाएंगे तो भार का भी मान कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा तो उसका भार निश्चित ही कम होगी। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान सबका सभी जगह समान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि m यानी kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है, वह होता है mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? mgh, यानी ये ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो पृथ्वी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh, जहाँ m क्या है? m हमारा द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? ऊंचाई है। इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला बन के आता है स्थितिज ऊर्जा का, वो क्या होता है? mgh। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? समझें? तो इसका कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु है जो कोशिका झिल्ली से आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं तो पता चलेगा। ऑप्शन पहला बोलता है कोशिका झिल्ली पूरी तरह से ठोस होती है। नहीं। प्रवेश किए गए बड़े अणुओं को टूटना पड़ता है। ये भी बात सही नहीं है भाई। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थ के लिए पारगम्य होती है। ये सटीक बात बोला है कि कोशिका जो झिल्ली होती है चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोशिका झिल्ली होता क्या है। देखिए, कोशिका झिल्ली को हम लोग अर्ध परागम्य या चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। इसमें बहुत बारीक झिल्ली होते हैं, मतलब बहुत बारीक छिद्र होते हैं, जो केवल चुनिंदा छोटे अणुओं को बिना किसी ऊर्जा खर्च के आर पार जाने देती हैं, जबकि स्टार्च और प्रोटीन जैसे बड़े जटिल अणुओं को रोक लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये किसको किसको पार होने देते हैं? जैसे ऑक्सीजन को पार होने देता है, CO2 को पार होने के लिए देता है, और जल को पार होने देता है। इसलिए इस प्रकार का जो आंसर होगा वह सी होगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी मेज पर मंद या आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि
कि मृदु होने का क्या कारण है, मृदु यानी सॉफ्ट होने का क्या कारण है। तो देखिए, जब हम लोग कोई मतलब मेज पर आघात या हल्का थपथपाते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वह ध्वनि उत्पन्न क्यों होती है? तो ध्वनि उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर कंपन हुआ होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन बोलता है कंपन आयाम छोटे होते हैं। एकदम सही बात है, कंपन आयाम क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तरंगदैर्घ्य लघु होते हैं, गलत है। ध्वनि की चाल कम होती नहीं, कंपन की आवृत्ति निम्न होती नहीं। यह कंपन के आयाम छोटे होने के कारण वह सॉफ्ट होने उसका जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सॉफ्ट यानी मृदु होने का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ध्वनि की जो प्रवणता या उसकी मृदु यानी धीमी होना सीधे ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करता है। समझे? ध्वनि कंपन जो होता है वह आयाम पर निर्भर करता है। जब हम मेज को धीरे धीरे थपथपाते हैं तो हम ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, जिससे कंपन का आयाम छोटा होता है और उत्पन्न ध्वनि मंद या मृदु होती है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा कि ध्वनि का आयाम छोटा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले हम लोग जो कथन दिया उसको हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है कि HIV एरोसोल के माध्यम से संचारित हो सकता है, गलत। HIV उन क्रियाओं से संचालित हो सकता है, एकदम सही बात बोला है। दूसरा बोलता है कि HIV मच्छर के काटने से संचालित हो सकता नहीं, HIV आकस्मिक संपर्क से संचालित हो सकता नहीं। देखिए, HIV जो HIV होता है वह केवल शरीर के कुछ खास तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह हवा, मच्छर के काटने, छूने, हाथ मिलाने या साथ बैठकर खाना खाने से नहीं फैलता। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह आंसर बी होगा, यानी HIV यौन क्रियाओं से संचालित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एकल फसल खेती की तुलना में अंतरास्त्रय किस प्रकार लाभदायक होते हैं? मतलब बोलता है कि एकल फसल मतलब हम लोग एक फसल धान का लगाएं तो एक फसल दाल का लगाएं और एक फसल किसी और का लगाएं। इस प्रकार से अंतराल होना चाहिए, एक पौधे के बाद अंतराल होना चाहिए। ये किस लिए किया जाता है? अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो इससे हम लोग लाभ होता है, क्यों लाभ होता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ पहला बोलता है कि सिंचाई की आवश्यकता में वृद्धि करता है, गलत। कोई सिंचाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कम भूमि की आवश्यकता होती है, नहीं भाई। श्रम लागत कम होता है, नहीं। और हम लोग मतलब धान की खेती करेंगे, बीच में दलहन की खेती, क्या मेहनत नहीं लगेगा? मेहनत लगेगा। चलिए हम लोग चौथा ऑप्शन जो बोलता है कि पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। सही बात है कि पोषक तत्वों और कुशलताओं का उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। देखिए रोग के प्रसार को कैसे रोकता है? देखिए जैसे हम यहाँ धान का खेती किए, ठीक, यहाँ दाल का खेती किए, यहाँ हम लोग कोई और जैसे यहाँ सरसों का खेती किए। ऐसा करने से ये फायदा होता है कि अगर धान में किसी प्रकार के रोग आता है तो हमारा जो ये दलहन है उसमें तो बच जाएगा, वो सरसों भी बच जाएगा। केवल धान ही खराब हो गया, बाकी तो फसल हमारी बच जाएगा। इससे हमें क्या होता है? लाभ होता है कि एक बार में केवल एक ही फसल बर्बाद करता है ना। इसलिए यहाँ बोलता है कि पोषक तत्व कुशलतापूर्वक उपयोग होता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है, आंसर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से त्वरित होती है, तो कार का अंतिम वेग पूछा है। क्या पूछा है? कार का अंतिम वेग पूछा है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ दिया हुआ है, तो दिया क्या हुआ है? दिया हुआ हमारा सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? सबसे पहले टी दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ? 5 सेकंड दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ? 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो देखिए हमें निकालना क्या है? हमारा अंतिम वेग निकालना है। अंतिम वेग यानी भी निकालना है। और यू प्रारंभिक वेग शुरुआत से चलता है तो यू बराबर 0 होगा। तो ये गिवन दिया हुआ, तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा कि फार्मूला बराबर भी बराबर क्या होता है? यू प्लस AT होता है। क्या होता है? यू प्लस AT होता है। तो हमें निकालना क्या? हमें भी निकालना है। यू प्रारंभिक वेग 0 हो गया, प्लस ए का मान कितना है? ए का मान 2 दिया हुआ है। और टी का मान कितना दिया हुआ है? टी का मान 5 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 5 सेकंड दिया हुआ है। इस प्रकार से जो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी भी का वेग हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर
बी हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा सफ़ेद पदार्थ अवक्षेपित होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि जब स्वच्छ चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है जिससे पानी में अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसे सफ़ेद अवक्षेप के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा जो अवक्षेप बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी CaCO3 बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। देखिए, जो अभिक्रिया जो होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस होगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और क्या होगा, इसके साथ साथ जल का निर्माण होगा। तो जो निर्माण जो अवक्षेप के रूप में जो बना है वह क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसका क्या कार्य है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA और माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम होता है 70S एक 20S होता है। जो 20S होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास 20S होता है। 20S राइबोसोम होते हैं। यह अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का संश्लेषण खुद करने में सक्षम होते हैं। इसी अनूठी विशेषता के कारण इसे अंतःस्वातंत्र्य अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःस्वातंत्र्य अंग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया विशेष हो गया क्योंकि वे क्या करते हैं कि वे अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, इसका पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है कि कोशिका में स्वयं विचलन करता है, नहीं, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जो अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन को बनाते हैं और राइबोसोम की तरह सामग्रियों में पाचन करते नहीं, पौधों के समान सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA भी पाया जाता है। ये सब चीज़ बता ही दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक उत्तर दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि दोनों के बीच की दूरी दी हुई है ना, यानी यहाँ फोकस की दूरी, बीच की दूरी दी हुई है। तो यहाँ देखिए हम लोग, तो यहाँ का त्रिज्या वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी R दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। और उत्तर दर्पण है तो उत्तर दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है, उत्तर दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या वो पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में मान दिया हुआ है पहले से, देखिए यहाँ। तो इस प्रकार से हम लोग को निकालना क्या, फोकस दूरी निकालना है। तो F1 बराबर क्या होता है, R/2 होता है। क्या होता है, R/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग प्लस 40/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो 20 सेंटीमीटर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह C होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस आज का जो सेट नंबर 3 का जो आप लोग का PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।